हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं उसके बारे में बताए थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ठीक है। यानी कि आपको हमने पिछला वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बता दिया था। वहाँ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने दो तरह की देखा था, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का दोनों का जो मेथड्स है वो सेम है, समझे। और यहाँ एक चीज़ और होता है कि दोनों में, यानी कि वो चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल बनाएं या क्वार्टरली बनाएं, ठीक है, दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट बनाना होता है, एक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं इनकम स्टेटमेंट को, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप सबको बता दूं, ये बैलेंस शीट जो है कंपनी के बैलेंस शीट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कंपनी के बैलेंस शीट, ये आप जो पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में या फिर एनपीओ में जो भी पढ़े थे उस बैलेंस शीट से ये अलग है। वहां आप दो साइड वाले बैलेंस शीट बनाते थे और यहाँ ऐसा नहीं होगा, दो साइड वाले नहीं है। यहाँ क्या है, ये वर्टिकल फॉर्मेट में आप बनाते हैं। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या करती है, वर्टिकल फॉर्मेट में ही तैयार करती है, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार ये बैलेंस शीट तैयार किया जाता है इस प्रकार से, समझे। तो देखिए, हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ डॉट डॉट एज ऑन डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट ऑफ के बाद नेम ऑफ कंपनी, आप जिस कंपनी का बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर जिस दिन क्लोज होगा, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ लिखेंगे, समझे। अब चलिए देखिए, यहाँ बैलेंस शीट में 4 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं, 4 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, सेकेंड नोट नंबर का होता है और थर्ड जो होता है करेंट ईयर अमाउंट, यानी अमाउंट के लिए होता है जिसमें अकाउंटिंग ईयर जो करेंट ईयर होगा उसका अमाउंट हम मेंशन करेंगे। और ये जो लास्ट कॉलम है यानी कि 4th कॉलम है, ये भी अमाउंट के लिए ही होगा। इसमें हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का, यानी कि पिछले साल का लास्ट ईयर का जो हमें डाटा मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, इस कॉलम में मेंशन करेंगे, समझे। अब आइए देखिए, यहाँ हम ऐसे जनरली जानते हैं कि बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक लायबिलिटीज, दूसरा एसेट्स। यहाँ क्या होगा, लायबिलिटी साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, सिर्फ लायबिलिटीज हम नहीं कहते हैं, समझे। सिर्फ लायबिलिटीज नहीं होता है क्योंकि यहाँ लायबिलिटी के साथ साथ इक्विटी भी होता है, समझे। जैसे देखिए, अब एक चीज और, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में उसके अंदर मेन हेड फोर्स होते हैं, यानी कि 4 मेन हेड होते हैं और उन सभी मेन हेड के अंदर कुछ ना कुछ सब हेड होता है, ठीक है। यानी कि एक मुख्य शीर्षक होता है और उसके नीचे उसके अंडर में उप शीर्षक भी होता है। तो लायबिलिटी साइड में जो 4 मुख्य शीर्षक है वो देखिए क्या है। पहला मुख्य शीर्षक शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। पहला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। दूसरा जो मेन हेड होता है मुख्य शीर्षक, वो क्या होता है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। फोर्थ होता है बाबू करेंट लायबिलिटीज। ये 4 मेन हेड होते हैं
जो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन करते हैं। अब यहाँ जो मेन हेड होते हैं उसके अंडर में भी कुछ सब हेड होते हैं, यानी कि हर मुख्य शीर्षक के अंदर कुछ उप शीर्षक भी होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस मेन मुख्य शीर्षक के अंदर, यानी कौन से मेन हेड के अंदर उसका सब हेड कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेड होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड जो मेन हेड है, मुख्य शीर्षक है, इसके नीचे उसके अंडर में 3 सब हेड यानी कि 3 उप शीर्षक भी उप शीर्षक होते हैं। जैसे देखिए, एक होता है शेयर कैपिटल पहला, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब यहां देखिए हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल यहां लिख देंगे और शेयर कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा करंट ईयर का वो हम करंट ईयर में लिखेंगे और प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस हम कहां लिखेंगे बाबू, प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिख देंगे। समझे? अब जैसे देखिए ये जो है क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक बहुत ही लंबा सबहेड होते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या चीज दिखाते हैं, ऑथोराइज कैपिटल को दिखाते हैं, इशूड कैपिटल, कॉल्ड ऑफ कैपिटल को और सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल सीनियर अगर हो तो उसको घटा करके हमें पेड अप कैपिटल मालूम करते हैं और उसी पेड अप कैपिटल को हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ नोट नंबर में हम नोट नंबर इसका देते हैं। ठीक है, इसका नोट नंबर 1 होता है और इसका अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे और प्रीवियस ईयर का होगा तो हम प्रीवियस ईयर के कॉलम में यानी कि यहां लिख देंगे। समझे? उसके बाद देखिए, जैसे आपको एक बार फिर से बता दें, शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से मदों को हम दिखाते हैं। तो शेयर कैपिटल के अंदर हम ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, या आप कह सकते हैं फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, एक होता है सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप और एक होता है सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, तो उसको आप यहां ला देंगे। उसके बाद एक चीज और होता है कि कॉल्स इन एरियर जो होता है, आप क्या करेंगे, जो कॉल्ड अप कैपिटल में से घटा देंगे तो आपका पेड अप कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, और अगर शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है, ठीक है, अगर शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है तो उसके बैलेंस को हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे लास्ट में ले जा करके जोड़ देते हैं पेड अप कैपिटल में और उसको जोड़ने के बाद यहाँ हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। समझे? उसके बाद होता है दूसरा सब हेड शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है बाबू? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम दिखाते हैं कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, या जितने भी तरह के रिजर्व होते हैं, ठीक है, जो भी रिजर्व होंगे उस सबको दिखाएंगे। उसके साथ साथ क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट या सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट को भी हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी दिखाते हैं। ठीक है, सरप्लस इन पीएल स्टेटमेंट को हम कहां दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक चीज और होता है कि कभी कभी प्रॉफिट इन लॉस बैलेंस का सरप्लस नहीं दे करके, ठीक है, डेबिट बैलेंस दे देता है, यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ ये प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ये दिया हो। ठीक है, उसके साथ साथ फिर और भी कुछ चीजें होती हैं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, इस सब को हम कहाँ दिखाते हैं? ठीक है, इसको हम
बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करेंगे, निगेटिव रूप में दिखाते हैं। ठीक है, अगर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो वहां से उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, अगर नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस में कोई बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको सीधे निगेटिव रूप में वही रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, यानी कि शेयर वारंट्स के बदले जो मनी रिसीव्स होता है, समझे। तो देखिए शेयर वारंट्स क्या होता है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, समझे, जो जिसके होल्डर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स को परचेज करते हैं। यानी कि शेयर वारंट्स एक क्या होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके होल्डर इक्विटी शेयर्स को परचेज करने का, उसको खरीदने का अधिकार प्राप्त रहता है। ठीक है, और ये मतलब ये क्या होता है कि एक तरह से शेयर वारंट्स क्या होता है कि यह एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, समझे, यानी कि ये एक तरह की लायबिलिटी ही होता है, समझे, जो शेयर से की तरह होता है लेकिन कुछ डिफरेंट होता है। और इसको हम क्या करेंगे, ये शेयर कैपिटल में नहीं दिखाते हैं, इसको अलग एक सेपरेट करके हम दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका। अब चलिए सेकेंड जो मेन हेड होता है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये मेन हेड है, मुख्य शीर्षक है, सेकेंड नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर यानी कि सेकेंड नंबर मुख्य शीर्षक यानी कि आप कह सकते हैं मेन हेड यही होता है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट यानी कि जब आवेदन के लिए पैसा आया हो, यानी कि एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ हो बट उसको अलॉटमेंट नहीं किया गया, अभी वो पेंडिंग में हो। जैसे कि जिस डेट को हम क्या करते हैं, कंपनी शेयर इशू किया और एप्लीकेशन भी आ गया, रिसिप्ट कर ली, लेकिन जो अलॉटमेंट का जो डेट है उस डेट से पहले ही कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, समझे। तो उस डेट को जो भी एप्लीकेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके कोई सबहेड नहीं होते हैं। उसके बाद होता है नॉन करेंट एसेट्स, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्या होता है बाबू, नॉन करेंट लायबिलिटीज। यहां आप ध्यान देंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है, ऐसा लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हम 12 मंथ के बाद करते हैं। ठीक है, ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 मंथ के बाद यानी कि 1 साल के बाद ही किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज यानी कि गैर चालू दायित्व। ठीक है, गैर चालू दायित्व शीर्षक के अंदर कौन कौन से उपशीर्षक यानी कि क्या कहते हैं, कौन कौन से सबहेड आते हैं उसको देखेंगे। तो एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, ऐसा ऋण, ऐसा लायबिलिटीज या ऐसा बोरोइंग जो दीर्घकालीन हो, लंबे टर्म के लिए हो। ठीक है, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। ठीक है, टर्म लोन होते हैं, जैसे बैंक में जमा किए या फिर कहीं और भी करते हैं टर्म्स लोन, वो सब यहां आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये क्या होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, स्थगित दायित्व कर। ठीक है, स्थगित दायित्व कर या फिर आपको स्थगित कर दायित्व। ठीक है, ये क्या होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। देखिए
डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जैसे समय में वो जेनरेट होता है, ऐसे समय में वो उत्पन्न होता है, यानी कि वो आ जाता है जब क्या होता है, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग इनकम जो, ठीक है, अकाउंटिंग इनकम यानी कि क्या होता है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, यानी कि अकाउंटिंग इनकम जब टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होता है तो वो दोनों के बीच के डिफरेंट को हम क्या कहते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इनकम और क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम का जो डिफरेंट होता है, या आप कह सकते हैं एक्सेस ऑफ अकाउंटिंग इनकम ओवर टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। यानी कि जब अकाउंटिंग इनकम जो होता है, लेखांकन आय, जब आयकर आय से ज्यादा हो, यानी कि टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो, तब हम क्या कहेंगे, जो डिफरेंट होगा उस डिफरेंट को डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है बाबू, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बाद अदर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि अन्य दीर्घकालीन दायित्व। ठीक है, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे कोई ऐसा ट्रेड पेबल, ऐसे व्यापार की ऐसा कोई पेएबल अमाउंट हो जिसको 12 माह के बाद यानी कि आफ्टर 12 मंथ पेड किया जाए। ठीक है, उसको यहां दिखाएंगे। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये आपको यहां मिलेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मीन्स क्या होता है, यानी कि ऐसा प्रोविजन जो 12 मंथ से ज्यादा के लिए किया जाता हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मीन्स जो 12 मंथ की से ज्यादा पीरियड के लिए प्रोविजन करना लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड होते हैं, ये सब इसी के एग्जाम्पल कहलाते हैं और वो सब इसी के अंडर आते हैं। समझे? उसके बाद अब हम चलेंगे लास्ट मेन हेड जो होता है लायबिलिटी साइड का, क्या होगा, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज के अंदर देखिए क्या होगा, इसके अंदर जो सब हेड होते हैं वो क्या होंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी कि ऐसा बोरोइंग, ऐसा दायित्व जो शॉर्ट टर्म हो, जिसको हम क्या करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दें, जैसे लोन रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, यानी कि मांग पर दे ऋण, ये हो गया। उसके बाद अगर बैंक से लोन लिए हैं जो 12 माह के अंदर ही पेमेंट करना है वो आ जाएगा, या फिर कहीं से किसी से लोन लिए हैं, एडवांस लिए हैं, उसको हम क्या, लोन लिए हैं उसको क्या करेंगे, हम यहाँ दिखाएंगे, जो 12 माह की अंदर यानी कि कम से कम 1 साल में इसको पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद क्या है बाबू, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मीन्स क्या होता है, व्यापारिक देयताएं। ठीक है, व्यापार का जो भी देयताएं होते हैं, यानी कि जो भी अमाउंट पे करना रहता है वो, यानी कि बिजनेस का जो कर्ज, ऐसा लायबिलिटी जो जिसका पेमेंट 12 माह की तक कर देना चाहिए, 12 माह के अंदर या 12 माह तक कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहां आ जाएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ठीक है, ये सब क्या होता है कि 12 माह के अंदर इसका पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज यानी कि अन्य चालू दायित्व, इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट हो उसका करेंट मैच्योरिटी हो जाए वो। इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, यानी कि ऋणों पर अदत्त ब्याज। ठीक है, लेकिन वो दे नहीं है, अभी भुगतान नहीं दिया गया है। जैसे कोई लोन है, ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हुआ है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद
इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम जो एडवांस रिसीव्स होता है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनपेड डिविडेंड, यानी कि ऐसा डिविडेंड जो अभी पेड नहीं किया गया वो भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अल्पकालीन प्रावधान, ठीक है, अल्पकालीन आयोजन या अल्पकालीन प्रावधान, ठीक है। तो यहां देखिए एक ऐसा प्रोविजन होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो 12 माह या उससे कम अवधि के लिए प्रोविजन किया जाता है, उसको हम यहां दिखाएंगे, समझे, समझ में आया आपको। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का अमाउंट इसके सामने, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, इसका जो भी रहेगा हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, इसका अमाउंट हम यहाँ इसके सामने लिख देंगे, ठीक। अप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका अमाउंट इसके सामने लिखेंगे। करेंट ईयर का अमाउंट होगा तो करेंट ईयर के कॉलम में, अगर प्रीवियस ईयर का भी है तो दोनों कॉलम में, करेंट ईयर वाला करेंट में, प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट यहाँ लिख देंगे, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज उसका अमाउंट लिखेंगे, फिर अदर करेंट लायबिलिटीज, सॉरी अदर लॉन्ग टर्म बोरो लायबिलिटीज, ये फिर इसका अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। करेंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा, इसका अमाउंट इसमें लिखेंगे, ट्रेड पेबल का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यानी कि सबका अमाउंट हम उसके सामने अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, समझे। उसके बाद अदर करेंट लायबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब हम क्या करेंगे कि सभी ये लायबिलिटी साइड का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर के अंदर टोटल रुपीस, ठीक है, और यहाँ लाइन डबल लाइन करेंगे और ऐड करके यहाँ लिख देंगे, यानी कि सभी लायबिलिटी साइड को ऐड कर लेंगे, समझे, और वहाँ टोटल कर देंगे। उसके बाद हम एसेट साइड चलेंगे। एसेट साइड में जो मेन हेड होते हैं वो सिर्फ 2 ही मेन हेड होते हैं। एसेट साइड में कितने मेन हेड होते हैं, कितने मुख्य शीर्षक होते हैं, 2, ठीक है, और दोनों के अंदर कुछ उप शीर्षक यानी कि सब हेड भी होते हैं। जैसे एसेट साइड में एक मेन हेड होता है नन करेंट एसेट्स, दूसरा होता है करेंट एसेट्स। तो अभी हम देखेंगे नन करेंट एसेट्स, ठीक है। नन करेंट एसेट्स क्या है, नन करेंट एसेट्स के अंडर आता है फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स उसके अंडर आएगा। फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा एसेट्स जो अस्थायी हो, प्रकृति के हो, ठीक है, जैसे टांजिबल एसेट्स, उसके अंडर आता है टांजिबल एसेट्स, इनटांजिबल एसेट्स, ठीक है। अब हम टांजिबल एसेट्स के अंदर कौन कौन से ये करेंगे, यानी कि ऐसा एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसको हम टांजिबल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे आ जाएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट या कंप्यूटर, टाइपराइटर, मोटर गाड़ी, ये सब यहाँ आ जाएगा। उसके बाद होता है इंटांजिबल एसेट्स। इंटांजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्ति, यानी कि इसको आप सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ फीलिंग्स किया जाता है, जैसे गुडविल, ठीक है, ब्रांड या ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद पब्लिशिंग टाइटल्स या मास्टरहेड टाइटल्स, फिर होता है माइनिंग राइट्स, ठीक है, रॉयल्टी, ये फॉर्मूला कोई हो, ठीक है, लाइसेंस या फ्रेंचाइजी, ये सब आएगा इंटैंजिबल एसेट्स के अंदर। उसके बाद होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट यहां लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या क्या आएगा। तो देखिए पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर, यानी कि ऐसा कार्य जो कैपिटल नेचर का और अभी वो प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है,
यानी कि कोई मशीनरी अगर उस या कोई भी सामान अभी उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी कि कोई ऐसा इंटैंजिबल एसेट्स जो अभी कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, अभी वो प्रोसेस में है, ठीक है, उसको यहाँ हम दिखा देंगे। उसको कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या दिखाएंगे बाबू? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम क्या करते हैं 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए, यानी कि जो 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद क्या होगा? डिफर्ड टैक्स एसेट्स। आपने ये चीज लायबिलिटी साइड में भी देखा था, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ आपको मिल रहा है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। यानी कि स्थगित कर संपत्तियां। ये क्या होता है स्थगित कर संपत्ति? देखिए वहां आपको क्या बताया गया था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में, यानी कि एक्सेस ऑफ अकाउंटिंग इनकम ओवर टैक्सेबल इनकम, ठीक है। यानी कि लेखांकन आय की आप क्या कह सकते हैं? लेखांकन आय की, ये आयकर आय, ठीक है, कर योग्य आय, आप ये भी कह सकते कर योग्य आय पर अधिकता को आप क्या कहते हैं? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। यानी कि जब आपका अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या होगा? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक उसके उल्टा जब टैक्सेबल इनकम कर योग्य आय जो है वो लेखांकन आय से ज्यादा हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि व्हेन टैक्सेबल इनकम इज एक्सेस ऑफ अकाउंटिंग इनकम, या आप कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ टैक्सेबल इनकम ओवर अकाउंटिंग इनकम इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स एसेट्स। यानी कि जब टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो और अकाउंटिंग इनकम कम हो तो वहां जो डिफरेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिफर्ड टैक्स एसेट्स कहेंगे, समझे। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, यानी कि ऐसा लोन या फिर ऐसा एडवांस जो मोर देन 12 मंथ यानी कि 12 माह से ज्यादा अवधि के लिए दिया गया हो, ठीक है। ये लोन एंड एडवांस एसेट्स होता है, यानी कि कंपनी क्या की है? दूसरी एजेंसी को, दूसरे संस्थाओं को कर्ज दी है, लोन दी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप कौन कौन सी चीजों को लिखते हैं? जैसे कैपिटल एडवांस, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अदर लोन एंड एडवांस कोई स्पेसिफाई नेचर के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू? आप यहां आएंगे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये तो हो गया। अब अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, अदर नॉन करेंट एसेट्स, समझे। इसके अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं? यानी कि ऐसा कोई एसेट्स जो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, जो ऊपर की हेडिंग में नॉन करेंट एसेट्स में नहीं दिखाया गया है, ठीक है, उसको हम यहां दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद अब हमारा हेडिंग सेकेंड हेडिंग पर चलेंगे, दूसरा हेडिंग एसेट साइड का, या फिर आप लास्ट हेडिंग कर सकते हैं करेंट एसेट्स, ठीक है। करेंट एसेट्स में क्या होता है? करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करेंट एसेट्स मीन्स होता क्या है? ऐसा एसेट्स जो ज्यादा से ज्यादा कब तक रहे? 12 माह तक, यानी कि वो 12 मंथ तक उसको कैश के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, उसको करेंट एसेट्स कहते हैं। तो करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 12 मंथ या उससे कम के लिए किया गया हो, ठीक है, उसको कहेंगे करेंट इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी, ठीक है, और भी होते हैं इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म अंडर, या आप कह सकते अंडर 12 मंथ, यानी कि वो क्या कहते हैं 12 माह या उससे कम अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। जो 12 माह से ज़्यादा अवधि के लिए किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो चला जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, समझे। उसके बाद होता है नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स क्या होता है बाबू, चलिए ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, व्यापारिक प्राप्तियां। इसके अंदर आता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल यहां आ जाएगा। और भी कुछ क्या कहते हैं कि कोई ये बिल की तरह के और भी कुछ एसेट्स होते हैं, उसको हम यहां लाद देंगे, समझे। जैसे फिर एक और होता है सन्ड्री डेटर्स। ऐसे जनरली आपको ये 2 चीजें मिलते हैं, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद इन्वेंट्रीज स्टॉक, इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ हम इन्वेंट्री में कौन कौन से चीज़ों को दिखाते हैं, कौन कौन से इन्वेंट्री को दिखाते हैं, तो देखिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, इस सबको हम यही दिखाएंगे। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट उसको भी हम इन्वेंट्री के अंदर दिखाएंगे। चलिए उसके बाद क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि नकद या नकद तुल्य, रोकड़ या रोकड़ समतुल्य। देखिए कैश इक्विवेलेंट रोकड़ के समतुल्य, ठीक है, रोकड़ के समतुल्य यानी कि कैश के इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ऐसा एसेट्स जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है, जो बहुत ही कम समय के अंदर कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कैश एट बैंक यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिखेंगे, कैश एट बैंक, ठीक है, कैश इन हैंड, ठीक है, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, ये हो जाएगा कैश इक्विवेलेंट, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड, ठीक है, या अदर्स, ये सब आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस यानी कि ऐसा कोई लोन या एडवांस हो जो 12 माह से के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर उसका रीपेमेंट हो जाए, यानी कि वो वापस मिल जाए, ठीक है। उसके बाद अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स के अंदर आता है इंटरेस्ट एक्यूर्ड, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट बाकी हो वो आ जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम वो आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस वो आएगा, ये सब यहाँ आते हैं, समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब के अमाउंट जैसे भी होगा सबका अमाउंट इनके सामने लिखेंगे ऐसे, और इसको भी हम क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे टोटल रुपीज, ठीक है, और यहाँ डबल लाइन खींचेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। याद रखिएगा कि यहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड का बैलेंस सेम होगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट का बोथ साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, समझे। जब तक अगर बैलेंस शीट का बोथ साइड इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एरर कर रहे हैं, आपसे कहीं त्रुटि हो रही है, आप उसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा किए, ठीक है। इस वीडियो
क्या कहते हैं कि अगर आप इसको अच्छा से समझ लेंगे तो ये आपको पूरी लाइफ रियली में यूज आने वाली चीजें हैं। ठीक है, कहीं भी अगर आप जाएंगे किसी भी संस्था में बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसी तरह से बनेगा, समझे। तो ये आपके सामने क्या रहा, कंपनी का बैलेंस शीट। और याद एक चीज याद रखिएगा कि यहां जो भी बैलेंस शीट के फॉर्मेट आपको हमने बताया तो आप इसको क्या करेंगे, एकदम कंठस्थ याद रखेंगे इसको एकदम अच्छा से, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और किसके अंदर कौन सी चीजों को हम लिखते हैं, कौन से, फिर इसका सिस्टमेटिक एकदम सीरियल वाइज इसको याद कर लेंगे, समझे। जैसे आपको बताया गया ठीक वैसे ही इसको समझ करके याद रखेंगे। इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते, एक सीक्वेंस में होते हैं, क्रमवार होते हैं। ठीक है, इसमें उलट फेर करके आप लिखेंगे तो गलत होगा, समझे। इसलिए इसको बढ़िया से समझना बिल्कुल ही जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, और आपको समझाएंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझे। इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।